Hello, students. I'm Amit Kilor. If you are preparing for the UPSC 2026, the first thing that you need to do is basically to learn the whole mains syllabus and obviously learn the at least 5 years previous years questions. अगर ये दोनों काम नहीं किए हैं तो बेसिकली हमारी प्रिपरेशन बिगिन नहीं हुई है। मैं ये बहुत सर्टिनिटी के साथ बता रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस हमने मेंस का पूरा सिलेबस याद कर लिया हो और अनटिल अनलेस हमने एटलीस्ट मिनिमम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पूरी तरह से लर्न कर लिया हो, अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, तो बेसिकली हमारी प्रिपरेशन जो है वो बिगिन नहीं हुई है। इट अप्लाइज टू द प्रीलिम्स ऑल्सो, लेकिन प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं हुआ है, बट हाँ एटलीस्ट प्रीलिम्स के 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। तो हम आज कोशिश करते हैं टू डीकोड द सिलेबस। व्हाट इट जस्ट बेसिकली मींस इज दैट कि हम एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक से एक बार सुन लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली टॉपिक्स होते कौन से हैं एंड हाउ एग्जैक्टली टू प्रिपेयर फॉर इट। मैं एक थोड़ा सा आई जस्ट शो इट टू यू व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू, ओके, सो दैट यू गेट एन एग्जैक्टली आइडिया। नाउ सबसे पहले मैंने जो जनरल पेपर जीएस पेपर वन है उसकी थोड़ी सी जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको डिकोड करने की एक हल्की सी स्लाइटली सी कोशिश की है एंड द प्रोसेस इज एग्जैक्टली वेरी सिंपल। ये प्रोसेस आपको अपने आप घर पे खुद बैठ के करना चाहिए। दिस इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज दैट यू विल सी। हाउएवर मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर नेसेसरी इज दिस दैट यू डू इट वंस ऑन योर ओन। ये जो सारे के सारे पीडीएफ्स हैं जो अभी आप देखेंगे, अगर आपको चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी बेसिकली मेरे नाम से ही है, so you can just join it and you will get all these PDFs over there. But more, फिर दोबारा से एक बार याद दिला दूं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, सो आई इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा मन क्या था और किस प्रकार से तुमने बिगिन किया है, एंड इट डजेंट मैटर व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट ईयर और नॉट। व्हाट इट मैटर्स इज दैट कि तुम्हारी जो इंटीग्रिटी है, जिस इंटेंसिटी के साथ तुम प्रिपेयर कर रहे हो वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। एंड ट्रूली इफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग कि मुझे यूपीएससी क्लियर हो जाए और मैं आईएएस और या आईपीएस बन जाऊं या आईआरएस बन जाऊं, you need to do certain things on your own. Now there is a lot of spoon feeding available on the YouTube and on the internet, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बने बनाए सारे बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, सब कुछ बेसिकली बने बने प्रिपरेशन मिल जाती है, सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। But a lot of us are basically not able to do even after that. Why? Because the most important point is that you have to do it on your own. अगर हम नहीं खुद करके देखेंगे तो ये जो मेरे द्वारा किया गया काम है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। देखो पहले मैं बता दूं कि करा क्या हमने। देखो जो जनरल स्टडीज पेपर वन है, तो मैंने इसके पिछले 10 से 12 साल के जो क्वेश्चंस हैं मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे उनको देखा, एंड देन आई हैव एक्चुअली अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द थीम्स एंड द टॉपिक्स दे हैव आस्क्ड। सो फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज पेपर वन के अंदर पहला है इंडियन हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। नाउ इन सिंस लास्ट 10 years these are the topics they have basically picked upon। उन्होंने आर्किटेक्चर मतलब यूपीएससी ने आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा है, डांस पे पूछा है, क्लासिकल एंड द मिडिवल लिटरेचर पे आ चुका है, स्कल्पचर, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज एंड लर्निंग सेंटर, बुद्धिस्ट आर्ट और हिस्ट्री पे, कॉइन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, इंडिविजुअल जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रेलिवेंट लोग होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, सेफ गार्डिंग एंड द हेरिटेज मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेन आर्ट ट्रेडिशंस, फिलोसफी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हेरिटेज एंड द कल्चर। So the thing is this कि before we start learning we should actually get an idea कि यूपीएससी exactly पूछता क्या है। और even if अगर आपने अभी तक नहीं किया, even if you are giving a second attempt or a third attempt, this is an exercise which you should do it, which you should have done by now, and if you have not done by now you should do it now। और तो ये ऐसा मैंने सारे के सारे कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल जो है मिड 18th सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस दैट इज गिवन इन आवर सिलेबस, इसके ऊपर पर्सनालिटीज पे, विमेन के ऊपर, मेजर इवेंट्स के ऊपर, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, कंट्रीब्यूशन, वुमेन सोर्स एंड डायमेंशंस, इसके ऊपर अभी तक यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। नाउ आई विल एक्चुअली शो इट टू यू। मैंने इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल भी बना दी है कि जैसे इंडियन हेरिटेज और कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर आर्किटेक्चर में 2013, 2015, 2020, 2022 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं विच विल गिव यू अ बेसिक आइडिया। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर हमारे पास चारों के चारों पेपर का, ऑल मैंने चारों का कर दिया, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री का हमारे पास एक बेसिक आइडिया हो कि भाई कितने थीम्स किस किस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अस एन एग्जैक्ट बैंडविड्थ जिसके ऊपर यूपीएससी प्ले कर रहा है, जिसके ऊपर यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चंस फिट कर रहा है। सेकंड, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम चीजें रिपीट होती हैं, बट हाँ आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आने वाले समय में भी आएगा, डांस पे क्वेश्चन, लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन, स्कल्पचर के ऊपर क्वेश्चन आने वाले समय भी आएगा। अब जो हमारा मेंस का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देता है, इट जस्ट एक्चुअली से टेल्स कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। वी नीड टू फिगर इट आउट एंड द करेक्ट वे टू फिगर इट आउट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कि भाई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से हमें कुछ बेसिक थीम्स मिल जाएंगी। नाउ वंस यू डू दिस, लाइक हाइपोथेटिकली अगर आपने एक बार कर लिया है, सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज बेसिक टॉपिक्स बिफोर, एंड देन यू कैन project and predict at least 10 more such topics।
नाउ टेल मी इन ऑल ऑनेस्टी, अगर हम ये काम कर लेते हैं तो डोंट यू थिंक व्हेन विल बी एंटरिंग द मेंस एग्जामिनेशन रूम वी वुड एक्चुअली स्लाइटली बी मोर कंफर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस इज द आइडिया. एक बार मैं इसको आपको बता देना चाहता था कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे. ठीक है. सो वेट अ वॉच. नाउ दिस इज द सिचुएशन. दिस इज द पेपर वन. ओके, ये हमारा पेपर वन है. और पेपर जो सेकंड वाला पेपर होता है पेपर बी, एक इंडियन लैंग्वेज का होता है. वी कैन पिक एनी इंडियन लैंग्वेज जो भी हमारी मदर टंग होती है, जिसके अंदर हमने 10th क्लास में पेपर दिया हो, उसको पिक किया जा सकता है. एंड द सेकंड वन इज द कंपल्सरी फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. ये दोनों के दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं, बट दे आर क्वालिफाइंग. क्वालिफाइंग का मतलब जैसे कि हमारा सी सेट होता है, तो इसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं लगते हैं. द ट्रू चैलेंज और द एग्जाम इज अबाउट दीज 7 पेपर. ये जो 7 पेपर हैं, देयर इज वन ऑफ एसे, जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर है. दिस इज व्हाट इज इन ऑल प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू डिसाइड योर डेस्टिनी इफ यू गो फॉर द मेंस. अगर आप मेंस में जाते हो तो आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, आपकी रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी, वो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करता है. येस, देर इज स्लाइटली मोर अनप्रडिक्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, जो कि 275 नंबर का होता है. इट्स कॉल्ड एज द पर्सनैलिटी टेस्ट इन द फॉर्मल मैनर. उसको हम जनरली लेमन लैंग्वेज में इंटरव्यू कह देते हैं. वो भी मैटर करता है. उसके अंदर भी मतलब ऑल द जितने भी अच्छे मार्क्स, जितने भी गुड मार्क्स हो सकते हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, इट्स ऑलवेज वेल टू गुड. बट हाँ, एटलीस्ट नहीं तो 170 से 180 का जो अगर वहाँ पर स्कोर आता है, now that's very predictable. ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इंटरव्यू. यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर काम, कंपोजर एंड कॉन्फिडेंस फॉर एटलीस्ट half an hour. If you're able to do that, you usually get more than 170 to 180. Easier said than done. However, the things which we can control is basically these paper. ये जो 4 पेपर है. Now सबसे पहले अगर हम बात करें जो पेपर ए और बी है, जो लैंग्वेज पेपर्स है, ठीक है, दीज आर ओनली द क्वालिफाइंग पेपर्स. इसके अंदर और कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. यू डू नॉट पर्टिकुलरली नीड टू रीड एनी पर्टिकुलर बुक फॉर दैट. इसके लिए कोई स्पेशली बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. हावेवर, अगर कोई भी हल्का सा भी लूप होल छोड़ दिया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है. मेरी एक सिंपल सा, एक बहुत हल्की सी एडवाइस है कि पिछले 5 साल के 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाइए इन लैंग्वेज पेपर्स के. दोज आर अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑन इंटरनेट एंड देन जस्ट डू दैट. बस कुछ नहीं करना है. दैट इज इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. हमें सिंपल सा इतना काम करना है कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स को इनको रीड कर लेना है. उनको एक्चुअली में सॉल्व करके देख लेना पड़ता है. उसके बाद आपको पूरे के पूरे साल व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज पेपर्स जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता. आउट ऑफ 300 मार्क्स हमें बेसिकली मोर अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स इनके अंदर स्कोर करने पड़ते हैं. विच एनी पर्सन, कोई भी जो भी इंडिविजुअल अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा है, थोड़ा सा भी दिल से ध्यान से पढ़ा, वो बेसिकली क्लियर कर लेगा. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली एनी प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट जो है, जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम करने की कोशिश करनी पड़ती है. बट आई हैड अ पर्सनल फ्रेंड जिसका पेपर जो था वो हिंदी का रह गया था एक बार. ना अगर ये दोनों पेपर में फेल हो जाते हैं तो हमारा मेंस का पेपर चेक ही नहीं होता है. सो एंड दैट पर्सन वाज एबल टू क्लियर इट एवरी अदर ईयर, बट एक पर्टिकुलर ईयर में उसका हिंदी का पेपर जो था वो रह गया था. सो जस्ट जनरल एडवाइस, इसको छोड़ना मत. एटलीस्ट कुछ नहीं तो मिनिमल, मतलब दैट इज द लीस्ट वी कैन डू कि भाई इसके 5 साल के पेपर्स, क्वेश्चंस पेपर्स को डाउनलोड कर लो एंड उसको बेसिकली रीड कर लो. यू विल एग्जैक्टली गेट द आइडिया कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कॉम्प्रीहेंशन है, क्या नहीं है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. नाउ द सेकंड थिंग इज द एस्से. एस्से क्या होता है? देखो, एस्से के अंदर एक बहुत सिंपल सा गेम है. देयर गोना 250 नंबर का एस्से होता है, राइट? 250. दिस इज नो सिलेबस दैट हैज बीन एवर स्पेसिफाइड फॉर द एस्से. क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा कभी कुछ बताया भी नहीं गया. इट्स जस्ट दैट देयर इज एन एस्से, देयर इज एन एस्से. नाउ फॉर द टाइम बिंग यूपीएससी इज फॉलोइंग अ फॉर्मेट जिसमें वो 2 एस्से लिखवाती है, एक 125 नंबर का एंड दूसरा 125 नंबर का. ठीक है. नाउ दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर कि 2 एस्से आएंगे, 1 एस्से आएगा, 5 एस्से आएंगे. दे कैन चेंज इट टू 3 ऑल्सो एनी ईयर. वो किसी दिन उसको 1 भी कर सकते हैं, किसी दिन 3 भी कर सकते हैं. वो इररेलीवेंट है. बट हाँ, अब पिछले 6-7 सालों से 2 एस्से आ रहे हैं. सो प्रीटी मच श्योर कि उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है. जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि देर इज अ सेक्शन ए. सेक्शन ए के अंदर यूपीएससी 4 टॉपिक दे देता है. यू कैन चूज वन. आप किसी एक पर्टिकुलर चूज अपन कर सकते हो. एंड देन देर इज अ सेक्शन बी. उसके अंदर यूपीएससी ने 4 टॉपिक दे रखे होते हैं एंड यू हैव टू चूज वन एंड देन यू हैव टू राइट एन एस्से. जनरली स्पीकिंग 1.5 घंटे का एक एस्से लिखने का आपको समय मिलेगा क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, राइट? नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एस्से? टू बी ऑनेस्ट, जनरली स्पीकिंग देयर इज नॉट एक्जैक्टली ए वे आउट ऑफ डूइंग इट. मतलब कोई खास तरीका है नहीं कि एस्से की कोई प्रैक्टिस की जा सके. इट्स एन एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ द होल एग्जाम. तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, दिस एक्चुअली ओनली डिपेंड्स ऑन द स्किल. नाउ द फर्स्ट थिंग वेरी नेसेसरली विच यू नीड टू डू इज दैट टॉपर्स कॉपी. जो सबसे ज्यादा और सबसे सरल चीज है
आपको एस्से को अंडरस्टैंड करने में, और किस प्रकार का एस्से यूपीएससी आस्क करेगा और किस प्रकार की लिखने की उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसका जो सबसे सटीक और जो सबसे क्लोजर वे टू नो है इज बेसिकली जो हमारे टॉपर्स होते हैं जब टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज जिस भी इंस्टीट्यूट पे उन्होंने टेस्ट सीरीज दी होती है, दोज इंस्टीट्यूट्स मेक दैट अवेलेबल। तो जैसे बच्चे ने भाई सितंबर में मेंस लिखा है, तो उसने अगस्त में या फिर बेसिकली जुलाई में वो एस्से लिख के देखा होगा। इट कम्स वेरी क्लोजर कि इस प्रकार से इनका पैटर्न था, इस प्रकार से इनका सिस्टम था, जिस प्रकार से ये इस प्रकार से स्कीमा यूज करते थे उस एस्से को लिखने के लिए। व्हेन यू रीड सच एसेज, एटलीस्ट 5 to 10 एसेज अगर आप एक रीड कर लोगे, तो यू विल काइंड ऑफ गेट एन आइडिया कि बेसिकली जो बच्चे पेपर क्लियर कर रहे हैं वो एस्से को लिखते कैसे हैं। इसके अलावा सेकेंडरी देर इज समथिंग विच यू कैन डू इज दैट कि यू कैन प्रोबेबली एक्सट्रैक्ट द थीम्स आउट ऑफ द पेपर। थीम्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद पिछले 5 साल के सारे टॉपिक्स लो एंड जस्ट मैप देम डाउन टू डिफरेंट थीम्स। डिफरेंट थीम्स पे मैप डाउन करने के बाद वैसे अगर आप नहीं करोगे तो मैं अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में करूंगा। जनरली आपको ऐसी 10 थीम्स मिल जाएंगी, ठीक है। यू क्रिएट दोज 10 थीम्स। जनरली पेपर जो होते हैं, क्वेश्चन जो एसेज जो होते हैं, देर आर मतलब देर लिमिटेड इन सर्टेन मैनर्स। लिमिटेड इन द सेंस कि यार एक बार एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन के ऊपर पूछा जा सकता है, एक ऐसे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एक ऐसे टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड हो सकता है, एक ऐसे फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, एक ऐसे फिलॉसफी से रिलेटेड हो सकता है, एक ऐसे इंडिया के ऊपर हो सकता है, एक ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर हो सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू द थीम्स ऑफ द एसे कि कौन से टॉपिक पे पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, वो एक प्रकार से सर्टेनली लिमिटेड होती हैं। So if you not note down those 10 themes which has been asked in last 5 years, and you prepare some ideal essay or you prepare some pointers for each of those 10 themes। जैसे कि एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक ऐसे आ सकता है, लाइफ में कभी ना कभी आते रहते हैं रेगुलरली, एक मतलब जो होलिस्टिक टॉपिक टॉपिक होता है दैट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। नाउ आई एम आस्किंग यू, देखिए एनवायरनमेंट के एक जनरल आइडियाज के ऊपर और जो पिछले कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं उनकी पर्सपेक्टिव लेके एनवायरनमेंट के ऊपर आप एटलीस्ट नहीं तो 5 से 6 पेजेस के कुछ बेसिक एस्से के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फॉलो कर सकते हैं बेसिकली किसी टॉपर्स कॉपी को, उससे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद बॉडी में क्या लिखना होता है, हाउ डू यू कंक्लूड, किस प्रकार से, एंड देन जस्ट यू प्रिपेयर दैट बेसिक समथिंग ऑन द एनवायरनमेंट, जो कि अगर कभी भी जिंदगी में कभी भी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ऐसे लिखना पड़े तो यू कैन गो हेड एंड एक्चुअली राइट दैट डाउन। वंस यू डू दैट यू प्रैक्टिस ऐसे, उसके बाद द लास्ट थिंग इज बेसिकली जस्ट प्रैक्टिसिंग, एंड दिस इज द मैक्सिमम वी कैन डू फॉर द एसेस। इसके अलावा ऑब्वियसली हम पूरा का पूरा जनरल स्टडीज के 4 पेपर पढ़ेंगे, तो वी विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट। मतलब कि एस्से में लिखने के लिए कभी कंटेंट की कमी नहीं पड़ती है। दिस इज नॉट अ सिचुएशन कि बच्चा मेंस की प्रिपरेशन करके गया है और एस्से के उसमें एग्जामिनेशन रूम में बैठा हुआ है एंड ही इज लाइक अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आई डोंट हैव वेरी वर्ड टू राइट। यू विल गेट अनलिमिटेड थिंग्स टू राइट व्हेन इट कम्स टू एस्से। भाई एट द एंड ऑफ द डे 1.5 घंटे का समय है हमारे पास एक एस्से लिखने का, 125 नंबर का एस्से है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो मैक्स टू मैक्स 1000 वर्ड्स का लिखा जा सकता है, 1000 से 1200 वर्ड्स का एस्से, उससे बड़ा एस्से लिखा भी नहीं जा सकता है बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सो 1000 से 1200 वर्ड आप बेसिकली किसी भी 10 टॉपिक्स के ऊपर पहले से प्री प्रिपेयर कर सकते हैं। वट इट विल डू इज दैट कि इन केस दैट काइंड ऑफ टॉपिक कम्स, अगर वो उस प्रकार के टॉपिक को बेसिकली उस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अपने पहले प्री प्रिपेयर्ड जो कंटेंट है उसको उस समय एग्जामिनेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके लिख देंगे, तो यू आर गोना थ्रू विद दैट। और अगर कोई ऐसा टॉपिक भी आता है विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, द सेम टेम्पलेट कैन एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द अदर टॉपिक ऑल्सो। सो अगर हमने एनवायरनमेंट पे प्रिपेयर किया है और हमने टेक्नोलॉजी पे नहीं प्रिपेयर किया है, बट टेक्नोलॉजी पे एस से आ गया, तो जो एनवायरनमेंट का प्रिपरेशन था, जो जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव लिए हुए थे भाई, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लिया, एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ले लिया, एक जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ले लिया, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ले लिया, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ले लिया, एक एथिकल पर्सपेक्टिव ले लिया, द सेम perspectives can actually be put to the technology also. So when it comes to essay, इट इज जस्ट अ बेसिक नेसेसिटी कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका सपना है मेंस लिखने का, उसको कम से कम नहीं तो 10 प्री प्रिपेयर्ड ऐसे चाहिए ही चाहिए। प्री प्रिपेयर्ड ऐसे। नाउ आई वांट टू से समथिंग वेरी नेसेसरी कि देखो प्री प्रिपेयर्ड ऐसे का मतलब ये है विच यू डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आपने किसी टॉपर के नोट्स उठा लिए या फिर बेसिकली किसी रेडीमेड सेल्फ मेड कहीं से चैट जीपीटी से गूगल से कुछ बेसिक्स कुछ पॉइंटर्स क्रिएट कर लिए, that is definitely not going to help. I promise you that is not going to help. The whole point of it is doing on your own. When you learn cycling, अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो you can actually watch a lot of YouTube videos, ठीक है, and you can also watch a lot of other people riding the cycle, ठीक है। However, you only learn the cycling when you do it. You get the point, right? तो किसी को भी YouTube वीडियो से
आप जो साइकिलिंग चलाना देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है ये हैंडल होता है, ये साइकिल होता है, ये पहिए होते हैं, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आप किसी और दूसरे को साइकिल चलाता हुआ देखोगे, उसमें भी बहुत सारी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट हाउ टू मेक दैट बैलेंस, हाउ टू राइड इट ऑन योर ओन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज डन बाय योरसेल्फ। जब तक खुद नहीं करोगे तो वो कभी भी समझ में आने की संभावना एग्जिस्ट नहीं करती है। द सेम अप्लाइज टू यूपीएससी ऑल्सो। एनी टाइम जब आप किसी दूसरे के नोट्स लेते हो, जब आप किसी बेसिकली दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश करते हो या किसी दूसरे के एनालिसिस को फॉलो करने की कोशिश करते हो, इट डज नॉट ब्रिंग द रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज द लॉ ऑफ द नेचर इज दैट इट विल ब्रिंग द रिजल्ट ओनली इफ इट इज डन बाय यू। अगर तुमने किया तो ही रिजल्ट आएगा, किसी और का किया हुआ तो उसका नहीं रिजल्ट आता है। ओके, नाउ कमिंग टू द जीएस पेपर वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये जो जीएस पेपर वन का सिलेबस है, इसके अंदर टोटली ब्रॉडली कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सो देयर इज एन आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मार्क्स आर्ट एंड कल्चर के, 30 से 40 के नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। देन देयर इज द मॉडर्न हिस्ट्री। इट गोज अप एंड डाउन्स, लेकिन चलिए अभी भी इसको भी 30 के करीब मार के चलिए। कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी 3-4 भी आ जाते हैं, मतलब इट वैसिलेट्स। ओके, देयर इज नो फिक्स कि कौन से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेल देन देयर इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। देयर हैव बीन ईयर्स जिस पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एंड देन देयर वाज एन ईयर जिस पे बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस भी पूछ दिए गए थे। सो अगेन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर सिचुएशन पे इधर उधर कुछ कुछ होता रहता है। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री, कई साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, कई साल बेसिकली 3-3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। वी वुड हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया टू जज एंड प्रिडिक्ट कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। देन देयर इज एन इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। नाउ ये दोनों पे क्वेश्चन कम ज़्यादा होते रहते हैं, बट दोनों के दोनों सब्सटेंशियली क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी से कुछ नहीं तो 70-80 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, विच मीन्स 6 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते ही आते हैं। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी पे भी एटलीस्ट नहीं तो 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। सो बाय हैविंग दिस बेसिक आइडिया, जो कि आपको तभी पता चलेगा जब आप बेसिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर वन है, उस पेपर वन के अंदर व्हाट एग्जैक्टली आर द ब्रॉड टॉपिक्स और द सब्जेक्ट्स व्हिच वी नीड टू लर्न, एंड उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेपर वन, देयर इज नो सिचुएशन वेर यू कैन लीव ज्योग्राफी अराउंड। ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का पेपर क्लियर नहीं करवाता है, ज्योग्राफी इज एज इंपॉर्टेंट एज फॉर द मेंस, क्योंकि पेपर वन के अंदर कुछ नहीं तो 70-80 नंबर का आने वाला है। सिमिलरली सोसाइटी जो है वो भी एक सब्सटेंशियल सेक्शन रखता है पेपर वन के अंदर। द वन विच थिंग कैन बी टेकन स्लाइटली लाइटली, और जिसके ऊपर टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम पोस्ट करना चाहिए, वो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस पे है। राइट, दीज आर दी टॉपिक्स जो कि थोड़े से कम आते हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इनके ऊपर टाइम तो पुट करना पड़ेगा, बिकॉज इफ इट कम्स तो उस साल तो मतलब एक साल पूरे साल का मैच चला जाएगा। बट हाँ, यू हैव टू पुट सम लिमिटेड टाइम ऑन इट। बियॉन्ड दैट मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्वियसली हैज टू बी प्रिपेयर्ड, आर्ट एंड कल्चर हैज टू बी प्रिपेयर्ड, बट my idea would be put as much as limited time as you can, like do a limited number of notes and be done with it. जनरली स्पीकिंग मैं इसीलिए ये आपको ये प्रिपेयर करके दे रहा हूँ कि व्हेन इट कम्स टू इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर, अगर आप इसको प्रिपेयर करने जाएं तो एटलीस्ट जो थीम्स पहले से पूछी जा चुकी हैं, वी प्रिपेयर दोज थीम्स एंड देन वी बेसिकली प्रिपेयर द 10 मोर इंपॉर्टेंट थीम्स। वंस वी आर डन विद दीज, अगर आपने यहाँ से 15 और 10 ये टोटल 25 आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मेंस से रिलेटेड थीम्स प्रिपेयर कर ली हैं, दिस इज द एंड गोल ऑफ अस। देर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस जो कि हम नॉन प्रिपेयर्ड, जो कि हम कितना भी प्रिपेयर कर ले लेकिन उस दिन एग्जाम में आएंगे जो कि हमने प्रिपेयर नहीं किए होंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट नोबडी इज बेसिकली डूइंग एंड सॉल्विंग द 100% ऑफ द क्वेश्चंस। तभी जो यूपीएससी का टॉपर होता है उसके टोटल मार्क्स 50% होते हैं, उसके टोटल मार्क्स 95% नहीं होते हैं, 50% होते हैं। वाई? दैट दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जाम। देर वुड बी थिंग्स विच वुड नॉट बी डन, बट देर आर थिंग्स विच शैल नॉट बी लेफ्ट एवर। सब कुछ किया नहीं जा सकता है लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। दैट इज बेसिकली द की हियर। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये पेपर वन का है। ओके, सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द पेपर टू, आप अगर देखें जनरली स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू द आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटीज और नितिन सिंघानिया बुक उठाई जा सकती है। नितिन सिंघानिया की बुक उठानी है बट बहुत सुपर सेलेक्टिव पढ़ना है। द आइडिया इज ओनली टू प्रिपेयर 25 broad topics when it comes to art and culture. Similarly, spectrum for the modern history can be picked, but it is specifically picked क्योंकि NCERT जो है वो completely enough नहीं है। completely enough होने का मतलब ये है कि there are some topics which has been asked in UPSC which the NCERT didn't cover, but NCERT हमेशा UPSC हमेशा NCERT से क्वेश्चंस पूछता है। So which means the first thing is to do the NCERT, and then the remaining topics which are not in the NCERT has to be done from the spectrum. Spectrum shall not be your base textbook. तो जो बेस टेक्स्ट बुक है वो स्पेक्ट्रम नहीं होनी चाहिए। द बेस टेक्स्ट बुक इज द एनसीईआरटी। यू डू दैट होलिस्टिकली फर्स्ट एंड देन यू डू द रिमेनिंग चैप्टर्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन बहुत ही सिलेक्टिव,
माई एडवाइस वुड बी या तो विजन आईएएस के नोट्स कर लो एंड देन बी डन विद इट, ठीक है। विजन आईएएस एक बुकलेट देता है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, किसी की भी ले लो, बाजीराम की ले लो, दृष्टि की ले लो, एक बुकलेट एंड बी डन विद इट। वरना जो हम एक्चुअली में नॉर्मल लोग की जो बुक पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, इट इज स्लाइटली टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्लाइटली टू बल्कि उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स उतने नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना और वर्ल्ड हिस्ट्री को याद करना और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे आंसर भी दे देना, इट्स एक्चुअली स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। इट हैज़ टू बी डन वंस फॉर श्योर, but as much as the minimal attempt it takes, and then obviously class notes for the India after independence also। इसके लिए भी अगर एक हम स्पेसिफिक बुक को लेने की कोशिश करेंगे, we'll again fall in the trap कि कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं क्वेश्चन आता है, कभी आता है तो 10-20 नंबर का आ जाता है, गॉड फॉरबिड कि वो 50 नंबर का किसी दिन पूछ ले, तो दैट वुड बी अ बैड लक फॉर अस, बट वी काइंड ऑफ हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव लिमिटेड टाइम। एंड देन सोसाइटी इश्यूज और जो एसेज हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, कम्युनलिज्म, रोल ऑफ वुमेन है, इट हैज बीन अ ट्रेंड। मैं भी क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। देयर इज ऑब्वियसली ए सर्टेन थ्योरी जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देयर वुड बी सम बेसिक आइडियाज जो कि प्रिपेयर करने हैं आपको, वो मैं सारी की सारी थीम्स अभी दिखाता हूँ, एंड देन द एनसीईआरटीज फॉर द ज्योग्राफी एंड द क्लास नोट्स। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एवरी सिंगल पेपर, सारे के सारे पेपर्स का यही फॉर्मेट है, दैट चूज द मोस्ट ब्रॉड subjects which they are asking, which is given in the syllabus, choose the source of each of them, हर एक का source basically choose करना है, and then just prepare according to the themes of that। Let's do this। Paper number 2, so paper number 2 polity, governance और international relations का है। Primarily speaking there are 4 broad topics, 4 broad subjects which they ask in that। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? एटलीस्ट नहीं तो 100 मार्क्स के, मतलब कि 80 से 8 से 10 क्वेश्चंस जो है वो इससे रिलेटेड होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। देन देयर इज अ गवर्नेंस एंड स्कीम्स, दिस आल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन दिस, कम से कम नहीं तो 30 से 50 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। देन देयर इज अ सोशल जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ, वल्नरेबल सेक्शंस, गवर्नेंस से रिलेटेड और क्वेश्चंस होते हैं। अगेन देयर इज अ 30 to 50 मार्क्स हियर आल्सो, it vacillates here and there, and then there is an international relations which is at least 60 to 70 marks। now ये पेपर जो है ये बेसिकली प्राइमरली स्पीकिंग दिस इज अ करंट अफेयर बेस्ड पेपर। जो पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर 3 है, यानी कि जो पॉलिटी वाला और जो इकोनॉमी वाला, इसके नेक्स्ट वाला है, दीज टू पेपर्स आर बेसिकली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स। अगर आप चारों के चारों पेपर को देखोगे तो पेपर 1 के अंदर स्टैटिक बहुत ज़्यादा होता है। यू कांट चेंज द आर्ट एंड कल्चर, यू कांट चेंज द हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द सेम। वहाँ पे करंट अफेयर कहाँ कहाँ से आता है? एक तो सोसाइटी वाले सेक्शन से और एक ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। इवन ज्योग्राफी वाले में भी स्टैटिक क्वेश्चन की पूरी पूरी इक्वल वेरिएशन रहती है। बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटी, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, once in a while they ask a theory question, but primarily speaking you will see that they're always asking current affairs question। Similarly the governance and the social justice also, there's always going to be a basic static part involved, but focus उनका current affairs पे है। Similarly Indian constitution और political system में भी they always ask 1 or 2 static questions, ऐसा छोड़ते नहीं हैं because they want to keep us on the toes। However the idea is more directed and more inclined towards the current affairs। तो यहाँ पे जो 250 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, कम से कम नहीं तो 170 to 180 नंबर्स जो होते हैं वो कम से कम नहीं तो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। देयर इज सम स्टैटिक पार्ट इवन इन द क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स के होंगे, यू विल हैव टू यूज जो कि स्टैटिक का पार्ट होता है, बट इनका फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर। ओके, नाउ दिस इज एन ईजियर पेपर टू प्रिपेयर, ईजियर पेपर टू प्रिपेयर इन द सेंस कि दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो ये सेक्शन है, ये लक्ष्मीकांत से पूरा का पूरा प्रिपेयर किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक। नाउ लक्ष्मीकांत यू माइट फील दैट इट इज नॉट इनफ, विच इज फाइन, द फोमो इज एक्चुअली रियल, बट उसके बाद अगर बाकी जो बची हुई चीजें हैं उनको क्लास नोट से कर लो, और अगर नहीं है तो यू लाइक आइडेंटिफाई द टॉपिक विच इज नॉट इन द लक्ष्मीकांत एंड जस्ट मेक नोट्स ऑफ योर्स ओन, एंड देन इट विल बी डन। ये 100 नंबर की पूरी प्रिपरेशन हो सकती है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है, दिस सेक्शन इज प्राइमरली करंट अफेयर बेस्ड। there's no solution to this। I'll show you some questions right now। then newspapers और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है प्राइमरली वहां से आएगा। देयर इज ऑब्वियसली सम बेसिक थ्योरी पार्ट जो कि आपको प्रिपेयर करने होते हैं, एंड जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो भी जो सिलेबस की थीम्स मैं अभी दिखा रहा हूँ उससे प्रिपेयर होता है। देन इट कम्स टू द पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 ब्रॉडली एक इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड देन देयर आर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर रेगुलरली आते रहते हैं, राइट। एंड देन द पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 का अगर आपको पूरा का पूरा पैटर्न पता हो तो मैं बता देता हूँ। वो 120 से 130 मार्क्स की थ्योरी पूछते हैं, दे लास्ट द थ्योरी, एंड दिस इज अ यूनिक पेपर इन द सेंस कि एटलीस्ट नहीं तो 120 मार्क्स की जो होती है, दे आस्क द क्वेश्चन विच आर कॉल्ड एज द केस स्टडीज। इट्स काइंड ऑफ अ थॉट एक्सपेरिमेंट, जनरली स्पीकिंग एक सिचुएशन दी जाती है, एंड दे बेसिकली आस्क हाउ विल यू एक्ट
in that hypothetical situation. So let's say ki there is a flood in your district and you are the superintendent of the police, and you need to help, and you need to disaster management, and you have to have political pressure. There are corrupt people pressurizing you. How will you act in a manner? You're in a company, you are a CEO, a woman have basically complained against a friend of yours regarding sexual harassment. How will you act? तो इस प्रकार के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको केस स्टडीज कहते हैं. ऐसे 120 नंबर के 6 केस स्टडीज होती है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है. देन बियॉन्ड दैट, जो उसके बाद उसके ऊपर 130 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द सिलेबस, कि भाई एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से रिलेटेड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस, प्रोबिटी, करप्शन एंड सो ऑनवर्ड. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एवरीथिंग इज प्रिपेरेबल आउट ऑफ द सिलेबस, बट द एथिक्स का पेपर जो है, इट इज ईजिएस्ट सेक्शन ऑफ द होल यूपीएससी प्रिपरेशन. It is easiest section of the whole UPSC preparation. For this, what you need to do is that कि do the classes. किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप क्लासेस कर लीजिए. ओके, एनीथिंग, जस्ट डू एनी क्लासेस. इट वुड जेन्युइनली डोंट नॉट मैटर अ लॉट, बट अगर आपके फ्रेंड्स की कोई रिकमेंडेशन है, चूज दैट एंड डू द क्लासेस. Once you do the classes, you will obviously have some class notes prepared, and after that it is a necessary exercise कि तुम सिलेबस को खोलो और हर एक जो वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर एक 1 पेज नोट्स बना लो. नॉट सेपरेट बुक, बट जो क्लास नोट्स है उनके साथ ऐड करते जाओ. तो सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में एटीट्यूड नाम का एक चैप्टर करवाया है टीचर ने, तो वो एटीट्यूड नाम के चैप्टर पे सारा का सारा कंटेंट होगा. देन यू जस्ट ऐड एन एक्स्ट्रा पेज ऑफ एटीट्यूड, मतलब एक A4 साइज का पेज लो, उसके ऊपर एटीट्यूड लिखो एंड मेक नोट्स ऑफ रिलेटेड टू एटीट्यूड एज मच एज यू कैन. उसके अंदर पिछले 10 सालों में एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं, क्या थीम्स रही हैं, एंड जस्ट मेक अ थियोरेटिकल एटीट्यूड क्वेश्चन. एटीट्यूड का पूरा 1 पेज नोट्स. ऐसे 1 पेज नोट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के होने चाहिए, हर एक टॉपिक के, राइट. एनीथिंग दैट हैज बीन रिटन इन दी जीएस पेपर 4 सिलेबस. इसके अलावा केस स्टडीज का प्रिपेयर करने का और उनको आंसर करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, दैट इज द टॉपर्स कॉपी. दो चीजें जो हमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्स देती है प्रिपरेशन का तरीका जो है, एक तो एसए और दूसरा जो है यूपीएससी की पेपर 4 की केस स्टडीज. हाउ आर यू गोइंग टू डू द केस स्टडीज? उसका तरीका और उसका सही तरीका सिर्फ ये है कि किसी अच्छे टॉपर्स की, रीसेंट वाले की, डोंट गो फॉर द 2013 और 14 और 15, दे आर लाइक 10 ईयर्स ओल्ड. रीसेंट वाला भाई 2022 के किसी टॉपर के, 2023 के, 2024 के, बहुत सारी इधर अनलिमिटेड. मतलब कि ऐसा टॉपर का मतलब नहीं कि सिर्फ रैंक 1, राइट. मतलब कि जो लोग टॉप 200 में आए हैं उन सब ने बेसिकली अच्छे पेपर लिखे हैं. ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है. सो ऑल द पीपल आर इक्वली क्वालिफाइड, जो भी टॉप 200, टॉप 300 रैंक्स में होते हैं. तो उसमें से किसी का भी, यू रीड एनीबडी, किसी की भी एथिक्स की कॉपी उठा के देखो, उसको आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा यार केस स्टडी को आंसर क्या करना है, वो एग्जैक्टली पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है. एंड आई टेल यू वेरी सरप्राइजिंगली, दे फॉलो एग्जैक्टली द सेम थिंग. अगर आप किसी टॉपर की, आपको 4 एथिक्स के पेपर लिखे हुए मिल जाएं, यू विल एंड अप रियलाइजिंग कि वो हर पेपर के अंदर सेम चीजें लिख रहा होता है. It's not like he is doing different unique thing in each and every question, in each and every paper. Those people have basically just designed a system, प्रोसेस डिजाइन कर रखा है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं इस प्रकार के फॉर्मेट में आंसर कर दूंगा, विच यू कैन बेसिकली गेट इट फ्रॉम हेयर. ये सिंपल सा तरीका है, राइट. नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट द होल सिलेबस एंड द होल बुक्स सेक्शन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द मेंस पेपर. मैंने इसको असाइन कर दिया है, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है इसको दिखाता हूं आपको, ये आपको पता चलेगा एक बार. सी, दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी आर डीलिंग विद हियर. यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफिकली, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव दैट, बट अगेन रिमाइंडिंग यू द सेम थिंग, you need to do it on your own. If you do not do it on your own, it is never going to be of any help to you. जैसे देखो यहाँ पे इसके नीचे ये जनरल स्टडीज मेंस के जीएस पेपर 1 के थीम वाइज क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना. थीम वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करने का मतलब है कि आर्किटेक्चर पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. यू कैन सी, एक चोला आर्किटेक्चर पे आ चुका है, एक मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पे आ चुका है, एक रॉक कट आर्किटेक्चर जस्ट जनरल पे आया हुआ है कि रॉक कट आर्किटेक्चर हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज का सोर्स है एंशिएंट हिस्ट्री की. सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मिथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो ये क्वेश्चन देख के नाउ आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर तुम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए. This 2013 question gives you a hint कि Chola architecture is a topic where Chola architecture
इज अ टॉपिक जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. दिस इज अ रेलिवेंट टॉपिक फॉर देम. सिमिलरली मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर इज अ क्वेश्चन जिसपे किसी भी दिन किसी भी समय प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जा सकता है. दे आर यूजिंग अ सोर्स जिसमें मेसोलिथिक आर्किटेक्चर रॉक कट आर्किटेक्चर था. दिस थिंग, सो डांस के ऊपर एक क्वेश्चन आया, डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन अर्लियर इंडियन इंस्क्रिप्शन. दिस गिव्स यू अ हिंट कि अगर कोई एंशियंट डांस फॉर्म है, सो द क्वेश्चन इज बेसिकली ओपन टू बी आस्क्ड इन दैट. किसी भी इंडिविजुअल का माइंड आप रीड कर सकते हो. यू लिव विद योर पेरेंट्स, मॉम एंड डैड एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड योर फ्रेंड्स, एंड यू काइंड ऑफ नो हाउ दे बिहेव. You kind of know what is their personality. How do you know that? It's not like you can go into their mind. You read them on the basis of their behaviors, right? Similarly, how do you know what UPSC thinks and what UPSC doesn't think? That is the only one way to do it. अगर यूपीएससी ने लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछे हैं कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज. अच्छा, अब पूरे के पूरे पेपर को जब आप एनालाइज करोगे तो यू वुड रियलाइज कि यार एक ही है मेडिवल पे. पूरे के पूरे 10 साल में मेडिवल पे एक क्वेश्चन आया है, ज़्यादा नहीं आए हैं, बहुत रेयरली आते हैं. ये वाला भी आता है, भक्ति लिटरेचर और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर, यू वुड एंड अप रियलाइजिंग कि भक्ति लिटरेचर के ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं. प्रीलिम्स में भी आते हैं, प्रीलिम्स में तो ऑलमोस्ट रेगुलर आते हैं. मतलब कि 10 साल में कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चन भक्ति लिटरेचर के ऊपर, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट से रिलेटेड. इफ while analyzing the paper you actually get this information कि भक्ति और सूफी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट रेगुलरली हर साल पूछे जा रहे हैं. It would give you a hint, an edge. It will obviously immediately tell you कि this is a topic which I need to prepare as much as I can. उस पर क्वेश्चन आना ही आना है, तो जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है उस चीज को क्यों ना प्रिपेयर किया जाए. सिमिलरली गंधार स्कल्पचर जो होते हैं, अगेन ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है. मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, एंड व्हेन यू विल रीड इट यू विल इमीडिएटली रियलाइज, एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल डू, ये सब के सब एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं. इट सीम्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, बट इट डजंट हैव अ सेपरेट बुक पर से. आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं, बट जनरली स्पीकिंग ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये लॉयन एंड बुल फिगर वाला एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी, दे रॉक कट आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया, मेसोलिथिक आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया, चोला आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया. बुक्स है एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी से. दिस भक्ति लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन, दिस लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मिडिवल इंडिया, ये दोनों के दोनों मिडिवल इंडिया के एनसीईआरटी से आए हुए हैं. गंधार स्कल्पचर एंशिएंट इंडिया के एनसीईआरटी से, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर मिडिवल इंडिया के एनसीईआरटी से. एंड आई एम नॉट लाइंग इट, ट्रूली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया वाली एनसीईआरटी खोलो, पुराने वाली सेकंड चैप्टर के अंदर अगर ये नहीं दिया हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा. मतलब नाम मत बदलना यार. वेल यू कैन एक्चुअली चेंज द नेम इफ यू वांट, कुछ अच्छा सा रख देना, जस्ट डोंट चेंज इट टू बू बू. टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. ये ना सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. ओके, इट इज लाइक ओ माय गॉड क्या करे. यूपीएससी ने सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक यूज की है. इनको सिंपल पूछना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग के कुछ सेलिएंट फीचर्स लिख दो. ओके, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी इनोवेटिव. दे जस्ट सेड दैट कि लेट्स कनेक्ट इट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. दैट इज इट, नथिंग स्मार्ट इन दिस. इसके अंदर बस आपको लैंग्वेज थोड़ी अलग लिखनी पड़ती है. अगर आज से 25 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता तो यूपीएससी वुड हैव जस्ट सिंपली टाइप्ड इन, जस्ट डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द अर्बनाइजेशन, अर्बनाइज्ड फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, खत्म. और आप बेसिकली रट के 5 चीजें लिख देते. करना आज भी वही है, वही रट के 5 चीजें हमें लिखनी है, बट वी जस्ट नीड टू बी स्मार्टर. जैसे इन्होंने क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में लिख दिया, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. जो भी इनकी वाइड रोड्स थी, 90 डिग्री एंगल पे वाइड रोड्स थी. उसके बाद पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बड़ा सा ऑर्गेनाइज था. देयर वाज सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. एक सिटाडेल पे था जो कि थोड़ा सा प्रीमियम था, बाकी जो सिटीज थी जहाँ पे जो लोग रहते थे वो यहाँ पे थे. देयर वाज अ डिफरेंट स्पेस फॉर मार्केट एंड ऑल. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू से, कि उसी प्रकार से आज भी वो प्लान्ड अर्बनाइजेशन के लिए यूज हो सकती हैं. ठीक है, सैनिटाइजेशन का बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम था. अर्बनाइजेशन, देयर वर, जो नाली होती है वेस्ट को घर से निकालने के लिए, हर घर के पास वो थी. स्ट्रीट्स वर क्लीन, ब्रिक्ड लेयर से थे. नाउ दिस इज जस्ट टॉप ऑफ माई माइंड. अगर आप उस समय सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये चीजें भी लिख दोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम मार्क्स जो कि कोई टॉपर लेता है. सिमिलरली लेट्स से रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इन्फ्लुएंस के ऊपर कोई क्वेश्चंस है, यूनिवर्सिटीज और लर्निंग सेंटर के ऊपर कोई क्वेश्चंस है, ये मैंने बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट किया हुआ है. बुद्धिस्ट आर्ट और हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है. बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है. पाला पीरियड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म. एक ऊपर लिखा हुआ था वो भी यहाँ से, इस पे बेसिकली गंधार आर्ट से बेसिकली इसको अंदर, मतलब दैट विल ओवरलैप हियर ऑल्सो. वो दोनों के दोनों इसके अंदर ओवरलैप कर सकते हैं बुद्धिज्म के अंदर. अब बुद्धिज्म से देखो 3 क्वेश्चंस तो यहीं पर हमें दिख रहे हैं. और अगर आप प्रीलिम्स के देखोगे तो बुद्धिज्म में एटलीस्ट पिछले 10 साल में टोटल 10 क्वेश्चंस दिख जाएंगे.
सो यू विल एक्चुअली एंड अप गेटिंग द आइडिया कि दीज आर द टॉपिक्स विच यूपीएससी इज आस्किंग. देखो यूपीएससी के साथ एक ट्रिक है, सिंपल सी. देर आर 365 days ऑफ प्रिपरेशन विच अ स्टूडेंट एक्चुअली पुट्स इन. एंड इन ऑल ऑनेस्टी, थोड़ा सा अपने साथ ऑनेस्ट है ना, 20-25 दिन खत्म हो जाते हैं इधर उधर, तो हम कुछ नहीं तो 300 दिन के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं पूरा का पूरा यूपीएससी. टॉपर जो क्लियर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली टेक्स 300 days टू प्रिपेयर फॉर द होल ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी. कैसे कर रहे हैं वो सारे के सारे? वो ऐसे ही कर रहे हैं कि 300 दिनों के अंदर अंदर अपने कम से कम 1000 टॉपिक्स को प्रिपेयर करके चले जाते हैं. 1000 टॉपिक्स को. नो ह्यूमन बीइंग कैन प्रिपेयर 10,000 टॉपिक्स. ये तो मानते हो ना मेरी बात को भाई? 10,000 टॉपिक्स तो प्रिपेयर, अगर मैं आपको 10,000 बुक्स दे दूं पढ़ने के लिए, बोलूँ कि इसको यूपीएससी निकाल लो इससे, तो 10,000 बुक्स तो प्रिपेयर ही नहीं हो सकती ना. इन फिजिकल, देर इज अ फिजिकल टाइम लिमिट टू इट. इफ यू रीड वन बुक, एक दिन लगता है, तो 10,000 बुक्स को पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली 30 साल लग जाएंगे. इट विल जस्ट टेक 30 years टू रीड इट. पहले वाले साल वाली तो कुछ याद ही नहीं रहेगी. सो वट यूपीएससी गुड स्टूडेंट्स डू इज दैट कि वो अपने 1000 के करीब टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं. दैट इज द लिमिट. यू कैन फाइंड योर ओन लिमिट. आपको पता चल जाएगा कि हाँ, देयर इज नो अदर वे टू डू इट. व्हेन इट कम्स टू मेंस, you need to prepare 1000 topics and go to the examination hall and write all of them. उसमें से जो भी आ जाएगा, you will be able to score the marks in that. उससे ज़्यादा किए नहीं जा सकते. अगर आप हर रोज पर डे 300 दिन भी काम करते रहें, तो पर डे कितने टॉपिक्स याद कर पाओगे? हाउ मेनी यू कैन डू? इट्स नथिंग मोर देन 1000. सो जो यूपीएससी टॉपर होता है वो 1000 टॉपिक्स के करीब ही बेसिकली प्रिपेयर करके गया होता है. सी दिस इज, मैं इसके बारे में पेपर 2 में भी दिखा देता हूँ. दिस इज द पेपर 2 माय डियर फ्रेंड्स. ये पेपर, सॉरी, दिस इज पेपर 3 खोल लिया मैंने पैशनेट होके. पेपर 2 ये रहा. ये लो, देखो दिस इज इट. तो ये जीएस मेंस पेपर 2 है. इसका मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का फिर दोबारा से फॉर्मेट बनाया. एंड दिस इज द थीम्स. ये हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिटी एंड द गवर्नेंस. और उसके ऊपर सारी की सारी जो थीम्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है. डीपीएसपीज, प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आ चुके हैं. अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं. इमरजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जुडिशियल रिव्यू एंड द सेपरेशन ऑफ द पावर्स. देयर हैव बीन डायरेक्ट क्वेश्चन इन मेंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. I'll just show it to you. Hold on for a sec if you are willing to. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, एक तो सेक्शन 66 एक ए ऑफ आईटी एक्ट से पूछा जा चुका है. एक लिटरल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? लुक एट इट हाउ बेसिक इट इज. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड एंटेल्स, आर्टिकल 21 से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. Examine the scope of the fundamental rights in the light of the latest judgment of the right of privacy. Right of movement and residence throughout the territory are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. There is a straightforward themes which basically they ask questions from. अब जब हम जनरली प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो आई रियलाइज्ड वंस कि मैं प्रीलिम्स के लिए एक लक्ष्मीकांत वाली सीरीज पढ़ा रहा था. सो देयर वर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स हु मेट मी एंड ही सेज दैट कि सर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने नहीं कराए. एज इन आई वाज लाइक कि प्लीज टेल मी कौन कौन से हैं भाई ऐसे वाले टॉपिक जो हमने नहीं कराए. एंड देयर वर सम ऑब्सक्योर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि भाई हमने सीवीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, या सीबीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था. देखो वो क्वेश्चन उस पर भी पूछते हैं. हावेवर, अगर तुम्हारे पास, तुमको पता है कि मेंस में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, प्रीएम्बल, अमेंडमेंट, ये अगर आप देखोगे टॉपिक, ये लक्ष्मीकांत के पहली यूनिट में है, यूनिट 1 में है ये सारे के सारे. लाइक फर्स्ट 10 चैप्टर्स जो है लक्ष्मीकांत के, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स है. राइट? जुडिशियल रिव्यू, ओके. एग्जीक्यूटिव में फिर मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ. देन दे हैव बी क्वेश्चन ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, प्रिविलेजेस, कमिटीज और अकाउंटेबिलिटी, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स और वाटर शेयरिंग पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे ऊपर फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एनएचआरसी, कुछ ट्राइब्यूनल्स, अटॉर्नी जनरल, कैग और उनके अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं. So the thing which we need to take from here is this कि these are the topics जो कि रटे हुए होने चाहिए. Like for example, I'm just asking you and please ask yourself कि अब अगर कभी फ्यूचर में प्रीलिम्स में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो इफ यू आर अनेबल टू आंसर दिस, हु शुड बी एट फॉल्ट? नो, वंस इन अ वाइल को वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें नहीं आए, बट आई एम आस्किंग जनरली स्पीकिंग कि फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चन के ऊपर कम से कम ये तो होना चाहिए कि यार पढ़ा था,
अभी आ नहीं रहा है मुझे, बट वैसे मैं पढ़ के आया हूँ इस चीज़ को। सिमिलरली गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अब जैसे कोई भी बच्चे, जब जनरली बच्चे होते हैं तो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि सर इसमें टॉपिक्स क्या है, हाउ डू वी प्रिपेयर, व्हाट एग्जैक्टली इज द बुक दैट वी नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम। द आंसर इज एज सिंपल, वी हैव बेसिकली द आइडिया इज दैट कि ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हमारे पास वन पेज नोट्स बने हुए होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, वेलफेयर स्कीम्स पे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे, सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम देखें तो जनरली स्पीकिंग तीन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नेबरहुड और साउथ एशिया पे, एक बायलेटरल रिलेशंस और रीजनल पार्टनरशिप्स पे, एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल गवर्नेंस पे। हाउ डू वी नो दैट? सी, द आइडिया इज वेरी सिंपल। हम सिंपल जाते हैं नीचे वाले इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में कहाँ कहाँ पे टॉपिक है, ये मैंने इसके अंदर पूरे के पूरे इसको मतलब क्लासीफाई कर रखा है अलग अलग टॉपिक्स में। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे, अब देखो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2017 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पूछा गया। द सेम क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द 2022 आल्सो। Remains only a legal document with intense sensitization of government functionary and citizens regarding disability. Comment: Does the Right of Person with Disabilities Act ensure effective mechanism for the empowerment and inclusion of intended beneficiaries? Now, एक बात बताइए मुझे हाइपोथेटिकली, जो 2022 में बच्चे ने जिसने पेपर दिया था, अगर वो 2017 का पेपर प्रिपेयर करके जाता PYQs, तो यार ये हैंड टू हैंड 10 नंबर का क्वेश्चन उससे बिल्कुल कंप्लीटली अच्छी तरह से सॉल्व नहीं होता। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस पे देखो, नेबरहुड एंड साउथ एशिया, एक तो बेसिक है गुजराल डॉक्ट्रिन यानी कि जो थियोरेटिकल पार्ट है, इंडिया श्रीलंका, मालदीव्स, ढाका इन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो वी नो कि देर इज अ क्वेश्चन जो कि इनवेरिएबली हर साल ऑलमोस्ट आ ही रहा है, जो कि बेसिकली एक नेबरहुड से रिलेटेड किसी एक कंट्री को उठा के कोई क्वेश्चन पूछेगा, विच मीन्स कि वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर 10 टॉपिक्स। ये 10 टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, और वो 10 टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 थ्योरी टॉपिक्स प्रिपेयर, गुजरात डॉक्ट्रिन कर लिया, ये लुक ईस्ट डॉक्ट्रिन प्रिपेयर कर लिया, पंचशील डॉक्ट्रिन प्रिपेयर कर लिया, एंड देन होगी। अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीलंका पे 2 क्वेश्चन आ चुका है, एक सार्क पे आ चुका है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक चाइना बचा हुआ है, एक नेपाल बचा हुआ है। वैसे नेपाल चाइना पे बेसिकली स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल आ गया, बट इट इज एज इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद एक जापान पे है, अफ्रीका पे है, लुक ईस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आ चुका है, साउथ ईस्ट एशिया पे फिर दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसराइल के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है, यूएस ईरान के ऊपर क्वेश्चन है, यूएसए के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है। नाउ दिस इज लीडर ऑफ ऑपरेशन मार्जिनलाइज्ड, ये नॉन अलाइन मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है। जनरली जापान के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, यूएस के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आ गया है, एक डायस्पोरा के ऊपर क्वेश्चंस है। अब ये एशिया का इन जनरल, इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका पे क्वेश्चन आ गया है, यूएसए और चाइना और सोवियत यूनियन सबके ऊपर क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट उसको कम क्लीन कर दिया गया है। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। द थिंग इज दिस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली प्रिपेरेबल, और ये सबके सब हमें हिंट देते हैं, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें जो पिछले साल के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर 10 थीम्स, जितने भी पिछले साल के टॉपिक्स हैं उनकी थीम्स पे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 10 के करीब बनेंगे, और इसके अलावा 10 प्रिडिक्टेबल के ऊपर करने हैं, मतलब कि 10 विच कैन एक्चुअली बी आस्क्ड इन द फ्यूचर। सो हाइपोथेटिकली भाई हम ये क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें नेपाल पे अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो फिर हमारे पास नेपाल का क्वेश्चन प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पाकिस्तान पे आ चुका, अफगानिस्तान पे आ चुका, मालदीव पे, श्रीलंका पे, बांग्लादेश पे आ चुका है, एक भूटान के ऊपर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, एक म्यांमार के ऊपर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सो द थिंग इज दैट कि जो पूछा जा चुका है वो हमें आना चाहिए, एंड देन देयर हैज टू बी समथिंग विच कैन बी प्रिडिक्टेबल। एंड इसके साथ साथ अगर हम उसी साल के करंट अफेयर्स देखेंगे तो वी विल एक्चुअली गेट, ये जो प्रिडिक्टेबल है हमें प्रिडिक्ट नहीं करने हैं, वी डोंट हैव टू प्रिडिक्ट इट कि भाई सर नेपाल पे आएगा क्या नहीं आएगा, हमें उस साल के बस करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करके बेसिकली 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना होता है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ठीक है वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन आना है, एक बेसिकली क्या नाम है, जैसे कि सार्क पे आ गया, क्या नाम है, WTO पे आ गया, वर्ल्ड बैंक और IMF पे आ गया, एक WTO पे आया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पे आया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट पे आया हुआ है, एक UN सिक्योरिटी काउंसिल पे आया हुआ है, एक मैकब्राइड कमीशन। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैकब्राइड कमीशन इमीडिएटली हमसे कहीं से हमने प्रिपेयर भी किया होता तो हमें आ जाता, लेकिन वी कैन गेट द आइडिया। WTO पे फिर से है, इकोसॉक पे क्वेश्चन है, WTO पे फिर से है, यूनेस्को के ऊपर फिर दोबारा से क्वेश्चन है, सेंट्रल एशिया वाला एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे पूछ गया, विच मेक्स सेंस क्योंकि 2020 में पूछा गया है, तो लिटरल करंट अफेयर था WHO के ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक का क्वेश्चन। मतलब यहाँ से एकदम दिस इज, हम कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट लुक एट इट,
2020 में कौन नहीं था जो कि प्रेडिक्ट कर सकता था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इस बार। उसके बाद क्वाड के ऊपर क्वेश्चन है, ऑकस के ऊपर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन है, इंडिया, इज़राइल, यूएई, यूएसए। अब ये I2U2 जो है आई एम होपिंग दैट यू कैन ईज़िली गेस कि यार दिस इज़ द बेसिक करंट अफेयर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आया ही होगा। नाउ इसके बाद हम एक्चुअली में अब एक और थीम देखते हैं पेपर नंबर 3 की। पेपर नंबर 3 में कौन-कौन सी थीम्स है? राइट, दिस इज इट। उसके बाद यहाँ पे सो दिस इज जनरल स्टडीज थीम्स और टॉपिक्स। यहाँ पे प्राइमरली स्पीकिंग हम ओवर आर्किंगली बात करें तो इकोनॉमी पे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी पे इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट और प्लानिंग के क्वेश्चंस होंगे। गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर जीएसटी, बजट और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, एफआरबीएम के ऊपर, जेंडर बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एनर्जी एनवायरमेंट, एससीजी, एफडीआई और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इंडस्ट्री और ट्रेड में एफडीआई और ग्लोबलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ग्रोथ के ऊपर, एग्रीकल्चर और अलाइड में दीज आर द क्वेश्चंस। देन देयर इज एन एनवायरनमेंट एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एंड द इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे भी फिर दोबारा से देखो हमारे पास पूरे के पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट है, ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस की सारी लिस्ट है। एंड वी हैव आल्सो स्पेसिफिक टॉपिक की किस किस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। नाउ इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज, ये जो पीडीएफ्स हैं ये मैं इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ अभी। अगर आप जाओगे तो फाइल सेक्शन में मिल जाएगा, telegram.amit के नाम से। यू कैन ईजिली जस्ट प्रिपेयर दीज थीम्स एंड टॉपिक्स। पीपीपी के ऊपर एक 2 से 3 पेज के नोट्स प्रिपेयर कर लो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दैट फॉर यू, आई विल डू दैट। मैं ये सारे के सारे व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज दैट कि इन सब के सब थीम्स के ऊपर भाई पीपीपी पे क्वेश्चंस हैं, एससीजी पे क्वेश्चन है, एफडीआई पे क्वेश्चन है, एनर्जी पे क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चंस है, रेलवे पे है, एनर्जी पे है, एमएनसी पे है, एफडीआई पे है, ग्लोबलाइजेशन पे है, इंडस्ट्रियल है, कोर है, माइक्रो सिस्टम पॉलिसी। आई एम प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। मैं सारे के सारे कोलेट करके जितने भी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के हैं उनके साथ आपके पास हर एक चीज़ से रिलेटेड जो ये जैसे लेट्स से कि भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक नोट्स फॉर्मेट में कोलेट करके आपको दे देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बट याद रखना, माई नोट्स वुड नॉट बी सफिशिएंट। व्हाट द नेसेसरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज दैट कि यू डू इट ऑन योर ओन। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे, बट बहुत ज्यादा जरूरी है कि यू ये तभी हेल्पफुल होंगे व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन। अगर ये खुद नहीं किया तो इसका कोई पर्पस नहीं है। ये बेसिकली मैंने इसको कोलेट कर दिया है, ये पर्पस आप भी कर सकते थे। अब हम पेपर 4 का देख ले एक बार, लेट्स से कि भी पेपर 4 का कौन सा है। पेपर 4 हो गया। नाउ दिस इज द पेपर 4, ये हमारे पास पेपर 4 आ गया, राइट। जीएस पेपर 4 एथिक्स का सिंपल बात है। टॉपिक्स देखिए और उसके अंदर नीचे देखिए कौन कौन सी थीम्स पे आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं। वैल्यूज और एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है। एटीट्यूड में मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स और सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर नॉट स्पेशल, ये मतलब ये बेसिकली यही टॉपिक्स भी बेसिकली हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, यही टॉपिक्स बेसिकली सिलेबस में दिए हुए हैं। मैंने बस इनको सबको थीम्स में और इन सबको क्वेश्चंस को बेसिकली इस प्रकार से अरेंज कर दिया है कि आपको एक बार अच्छी तरह से देखने को मिल जाए। नाउ दीज आर दी 10 ईयर्स, ये 10 साल के पिछले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनके अंदर मैं 2023 और 24 के ऐड कर देता हूँ और 2013 और 14 के हटा देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं तो हमारे लिए इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेंगे। 10 क्वेश्चन हर साल, बेसिकली एक पेपर में 20 के करीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि हमारे पास 200 क्वेश्चंस, और 200 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 थीम्स निकल आएंगी, ठीक है। आर्किटेक्चर पे 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिमिलरली बुद्धिज्म पे 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो वी विल नॉट हैव द 200 थीम्स, वी विल ओनली हैव द 50 to 70 थीम्स। सो व्हेन इट कम्स टू वन पर एक क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें, वन क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें, सो आइडिया इज बेसिकली टू रीड दिस बुक पर्टिकुलरली, हर एक सब्जेक्ट की जो पर्टिकुलर बुक्स है, रेलिवेंट वाली जो बुक्स, इनको स्टडी करने के बाद ये 50 से 70 ओल्ड जो पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स है इनके ऊपर पूरी की पूरी प्रिपरेशन, एंड देन इसके अलावा 50 से 70 हमारी न्यू थीम्स फॉर एवरी पेपर। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू क्लियर द यूपीएससी मेंस। यही यूपीएससी मेंस को क्लियर कराता है, कुछ भी नहीं कराता है। आप लोग 1000 के करीब स्ट्रेटजी वीडियोस देख चुके हैं और भी बड़े सारे से यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा से एक बार याद दिलाता हूँ, यूपीएससी मेंस है इज बेसिकली ऑफ द फिजिकल स्टैमिना। ये जो फिजिकल स्टैमिना है उसको करने का जो भी जनरेट कर लेता है वो इंडिविजुअल बहुत आसानी से पेपर क्लियर कर सकता है। बट फिजिकल स्टैमिना का मीन्स इज दैट कि हमें टोटल 4 पेपर यानी कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस, पहले 3 क्वेश्चंस पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं और अगले वाले में क्या नाम है उन 18 या 19, एथिक्स वाले में 18 या 19 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो टोटल 80 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं। इन 80 क्वेश्चंस को 2 दिन के अंदर अंदर लिखना पड़ता है। तो वो जो 3 घंटे के अंदर हमें 20 क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं उसके अंदर आप लर्निंग कर सकते हो, वो सब के सब बच्चे करके जाते हैं। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन को लिखने में सिर्फ और सिर्फ हमें 150 से 200 वर्ड का ही कॉन्टेंट लिखना है। तो कंटेंट की कमी आपको किसी क्वेश्चंस में कभी नहीं पड़ सकती है। वो फिजिकल स्टैमिना
कि क्या हम उसको लगातार 3 घंटे तक, जब हम 2 घंटे तक थक चुका है हमारा माइंड, हमारा हाथ थक चुका है, और उसके बावजूद भी हम लास्ट के 1 आवर में एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर दें, इज दैट द फिजिकल स्टेमिना यू पोजेस राइट नाउ और नॉट? वो जो मेंस का प्रिपरेशन का जो बेसिक फिलॉसफी या बेसिक स्ट्रेटजी है, वो ये है कि एक बुक को और एक क्लास नोट्स को हमें पढ़ के उसके नोट्स बना लेने हैं, उसको रिवाइज करना है, और पीवाईक्यूज की प्रीवियस वाली 50 से 70 थीम के ऊपर हमारी पूरी की पूरे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, और प्रोबेबल 50 से 70 थीम्स पर हर एक पेपर के हमें प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए. सो ईच पेपर हैव अप्रोक्सीमेटली 150 टॉपिक्स दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. एंड वंस यू डू दैट, यू वुड बेसिकली बी गोइंग टू डू दिस, कि ये पेपर पूरा का पूरा आप निकालने के अंदर केपेबल हो जाओगे. दैट इज द स्ट्रेंथ विच यू नीड टू डू दिस. अब देखो यहाँ पे पेपर 1, जीएस पेपर 1 है, और इसके अंदर ये मैंने सारे के सारे बुक सोर्सेज दिए हुए हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो. नॉट एग्जॉस्टिव अर्थात यू कैन चेंज इट. ये स्पेक्ट्रम की राजीव वही है, और एनसीईआरटी लिखी हुई है क्लास 12 की, और बेसिकली जो पार्ट 3 वाली थीम है, ये मैंने तीनों की तीनों लिख दी है. इसमें जरूरी नहीं है आपको ये तीनों की तीनों किताब पढ़ना. आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी और जो क्लास जो न्यू एनसीईआरटी है, जिसको थीम्स पार्ट 3 भी कहते हैं, सिर्फ ये दो करने के बावजूद भी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. सिमिलरली नितिन सिंघानिया जो है, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट होल बुक. इट्स अ वेरी ह्यूज बुक, कम से कम नहीं तो मोटी बुक है, उसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करेंगे तो वो याद भी नहीं होगा, उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते आर्ट एंड कल्चर के. हावेवर एनसीईआरटी वाली 11th क्लास की जो किताब है, सीसीईआरटी से कुछ वो वाले टॉपिक्स जो कि हमें पीवाईक्यूज में हमने मैप कर लिए हैं, एंड इसके अलावा बाकी बचे हुए कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स जिसको आप पिक कर सकते हैं नितिन सिंघानिया से वेरी वेरी सिलेक्टिवली. नाउ व्हेन यू डू दिस फॉर ऑल द एग्जाम्स, फॉर द ऑल द पेपर 4, 1, 2, 3 और 4 जीएस पेपर के लिए, यू वुड हैव योर होल प्रिपरेशन फॉर द मेंस, राइट? ये जनरल स्टडीज का पेपर 2 है. एम लक्ष्मीकांत, एआरसी की रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स. दिस इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर. उसके बाद 50 से 70 जो थीम्स है उनको प्रिपेयर करना है, और 50 से 70 जो थीम्स है करंट अफेयर्स वाली, वो उनको उस साल के लिए प्रिपेयर करना है. ये इसको दिमाग को पढ़ते वक्त हमेशा सिर्फ एक सिंपल सी बात को ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, कि 300 से 400 दिन की आपकी प्रिपरेशन का समय आपके पास मिलता है, जो फर्स्ट अटेम्प्टर होता है. इवन सेकंड अटेम्प्टर्स ऑल्सो के उसके पास भी सेम ही प्रिपरेशन टाइम होता है उसके पास भी. और 300 से 400 दिनों के अंदर आप कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब थीम्स और टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो. देर इज नॉट मोर देन दैट विच वी कैन डू फिजिकली. करने को आए तो हम बोल सकते हैं कि हमें 10,000 करने हैं, बट 10,000 टॉपिक्स को लिटरली करने में अगर एक एक दिन भी करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू टेक मोर देन 30 years टू कंप्लीट. वो पॉसिबल नहीं है. तो हाउ मच यू कैन स्टडी इन 400 days? 1000 टॉपिक्स. उन 1000 टॉपिक्स में से हर एक पेपर के 150 टॉपिक करके बेसिकली जाना होता है. इन 150 टॉपिक को किया कैसे जाएगा? वेल, वन वे टू डू इज दैट कि हमारे पास जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो थीम्स और टॉपिक्स पूछे गए हैं, वी शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर देम. हमें वो सारे के सारे प्रिपेयर होने चाहिए. दैट विल ऑल्सो गिव द केपेबिलिटी टू बेसिकली सॉल्व द थिंग्स विच वी हैव नॉट डन येट, जो आने वाले जो फ्यूचर वाले हैं. तो 50 से 70 प्रीवियस वाले, और 50 से 70 आने फ्यूचर वाले, प्रिडिक्टेबल वाले. करंट अफेयर्स कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होता है. करंट अफेयर्स के अंदर भी एट द एंड ऑफ द डे पूरे पूरे साल के अंदर हमें 400 से 500 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस, नॉट फॉर द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मेंस से भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है. हर एक टॉपिक की बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की एक बुक को पकड़ना होता है, और उसको जितना भी ज्यादा रीड करके जितने मॉक क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट कैन एक्चुअली बी कंप्लीट, वो आपका प्रीलिम्स पूरा का पूरा करा देगा. सिमिलरली जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी. अगर आपके पास हर एक टॉपिक और थीम से रिलेटेड, एक नोटबुक प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसके अंदर आपके पास कम से कम 50 से 70 पेजेस के नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमारा बेसिकली एग्जाम नहीं निकलेगा. पेपर 4 के बारे में मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो मैंने पहले भी बताया था, वो जो कि स्लाइटली ईजियर वाला वर्जन है. नाउ पेपर 4 बेसिकली सेज कि पेपर 4 के अंदर हमें जो करना है, सबसे पहले हमें क्लास नोट्स एक क्लास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे आपको पूरा का पूरा सिलेबस थोड़ा सा बेसिक समझ में आ जाता है. उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर एक 1 पेज नोट्स होने चाहिए आपके पास. 1 पेज नोट्स. एंड देन अगर आप अपने खुद हैंड से लास्ट के 5 years पीवाईक्यूज को लिख के देख लें, तो आपके पास वो पैटर्न डेवलप हो जाएगा, जिससे आपको आंसर लिखने में सहायता मिलेगी. एंड इसके लास्ट वाला कि टॉपर्स कॉपी से आप सारी की सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हो. आपको किसी भी स्ट्रैटेजी सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टॉपर्स कॉपी वेरी नेसेसरली है, स्पेसिफिकली जो केस स्टडीज़ होती हैं उनको करने के लिए. वैसे वो केस स्टडीज़ आपके बेसिकली क्लास नोट्स के अंदर करवाई भी जाएंगी, बट अनटिल अनलेस आप कुछ टॉपर्स के 5-6 टॉपर्स को बेसिकली फॉलो करके, एक का सिंगल के ऊपर कभी भी मत जाना, हमेशा एटलीस्ट 5-6 टॉपर्स की कॉपीज को पढ़ो. दो, पहला इंसाइट तो सबसे पहले उसमें ये आएगा कि
कितने तरीके, मल्टीपल तरीके हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका डेवलप हो जाता है करने का। जैसे ही वो अपने अपने अलग अलग तरीके से करने लग जाते हैं तो उसके बाद उनको कोई और खास ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की। एंड जब आप 3 4 5 टॉपिक तरीके पैटर्न देख लोगे कि आंसर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, यू विल डेवलप योर ओन वे टू डू इट। बस दिस इज what exactly the whole mains dilemma, mains conundrum is. So just to repeat it to you, my dear friends, remember this. Look into my eyes and listen to me very carefully. Previous year's questions and syllabus, we have to take them out, we have to read them, and we have to map the themes and topics which are given in it. थीम्स और टॉपिक्स इसके अंदर जो गिवन होते हैं उनको मैप करो, और उसके बाद थीम्स और टॉपिक्स के बेसिस पे वो सारी की सारी थीम्स और टॉपिक्स हर एक पेपर की 50 से 70 है, ज़्यादा नहीं है, 50 to 70, आपने अभी भी पीडीएफ भी देखा है, 50 to 70 के करीब है। उन सब के बेसिकली 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज नोट्स बनाइए। कुछ के 1 पेज बन जाएंगे, कुछ के 2 पेज बनेंगे, कुछ के ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हर एक नोट, हर एक बेसिकली पेपर 1 की ईच पेपर विल हैव ए 100 to 150 पेजेस ऑफ दी नोट्स। वंस वी हैव प्रिपेयर्ड दैट, हमारा बेस कंप्लीटली हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है एक्सेप्ट बेसिकली कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द करंट अफेयर्स। नाउ रिमेंबर फॉर द करंट अफेयर्स ऑल्सो, करंट अफेयर्स भी कोई ऐसा डीमन या कोई ऐसा ब्लंडर नहीं है जिसको बेसिकली किया ही नहीं जा सकता है। इन दी एंड, इन दी होल ईयर आप कुछ भी करके देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 400 टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, 400 टॉपिक्स। नाउ इमेजिन कि सिर्फ 20 क्वेश्चंस पेपर 2 में पूछे जाने हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन पेपर 3 में पूछे जाने हैं। अगर आपको 400 टॉपिक आते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ये 20 के 20 क्वेश्चंस हिट ना कर पाए? एन एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी ना भी हो तो भी कुछ नहीं तो 15 क्वेश्चंस आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इन 400 टॉपिक से हिट कर पाएंगे। 400 टॉपिक्स का ये मतलब नहीं कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर मोर और लेस थीम्स, भाई अगर आपको पता है कि इस बार अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई डील साइन हुई है, अफगानिस्तान के साथ कुछ मेजर इश्यूज हुए हैं या कुछ मेजर आर्टिकल्स हुए हैं, तो अगर इसमें से आपने एक अफगानिस्तान का टॉपिक डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर बेसिक नोट्स बना लिए, तो किसी ना किसी तरीके से अगर अफगानिस्तान का क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आएगा तो वट एवर इज रिटन इन योर नोट्स विल एक्चुअली ऑटोमेटिकली बिकम रेलिवेंट इन दैट एग्जामिनेशन रूम ऑल्सो। एंड वेन यू विल राइट रेलिवेंट थिंग्स ऑन दैट पीस ऑफ पेपर, एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे किसी भी तरीके से। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, अब हम क्या करेंगे क्या? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यू दैट मैटर्स। यू अगर आप नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट नहीं आना है, ये मैं पहले बहुत ध्यान से बता देता हूँ। नो बडी, नो स्टूडेंट हैज एवर क्लियर द एग्जाम जस्ट बिकॉज सम टीचर और सम मेंटर और सम गाइड वॉज एबल टू हेल्प दैट पर्सन। बच्चे को बेसिकली खुद ही किया। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, वो एग्जाम इसलिए क्लियर हुआ था बिकॉज द पर्सन और द चाइल्ड और द स्टूडेंट और द एस्पिरेंट डिड इट ऑन इट्स ओन। If you are not doing it on your own, then you are not obviously going to get the result. The second thing, what we are going to do, what I am going to do for you is दो चीजें। सबसे पहले तो मैं जो ये थीम्स है, इन थीम्स के बेसिस पे हर एक पर्टिकुलर थीम्स के ऊपर नोट्स को कोलैबोरेट करके, नोट्स को कंपाइल करके आपको वो सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सारे के सारे चारों के चारों पेपर के जिस प्रकार से नोट्स होते हैं। देन मोर नेसेसरली आई एम मेकिंग बेसिकली ए वीडियो सीरीज और क्लास सीरीज 2 से of discussing every topic and every theme, every topic and every theme जो भी अब तक यूपीएससी पूछ चुका है, एंड देन एनुअली ऑब्वियसली उसको बेसिकली हम एक्सपेंड करते हुए जो प्रिडिक्टिव इस साल के हो सकते हैं। वंस यू आर एबल टू डू दीज टू थिंग्स, अगर आपने ये दोनों की दोनों कर ली, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट है क्वेश्चंस के, सिर्फ और सिर्फ वो बचेगा आपको करने के लिए। इसके बिना एनीथिंग एल्स if you think which I missed or anything else which you would probably need the help, आपको जो भी बेसिकली पढ़ाई करनी है, listen to me. For the moment I've actually left any institutes and I'm at home and I'm absolutely free of the time. Second, मैं कोई इस समय क्लासेस या कोई कोर्स बिगिन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो वट एवर आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली गोइंग टू डू द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर तुम में से कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर तुम में से कोई बच्चा चाहता है कि सर मेरे को अगर आप सारा का सारा गाइडेंस बस मेरे को पढ़ा दो, मेरे को सिलेबस पढ़ा दो, आई विल बी एबल टू पुट माई सेल्फ, मैं अपने टेबल पे बैठा रहूँगा कम से कम 8 घंटे हर रोज के, बस आप अगर मुझे सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दो, जस्ट गाइड मी एंड आई विल बी एबल टू डू दिस एग्जाम, दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो कोई कोर्स स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई आपको कहीं पे क्लासेस से मेरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आएगा कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। सिंपल सी दो चीज़ें मैं आपके लिए करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ। सबसे पहले सारे के सारे मेंस के जो थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली कोलैबोरेटेड और कोलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड, हर एक टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए एक वीडियो भी मिल जाएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। तो अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पर्सपेक्टिव्स पे और एक बेसिक फंडामेंटल जो थियोरिटिकल एक्सरसाइज है, जो थियोरिटिकल कंटेंट होता है लेफ्ट विंग
विंग एक्सट्रीमिज्म के, उसके ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगे. देन वी विल ऐड इट विद द करंट अफेयर्स एंड देन फाइनली वी विल ऑल्सो मेक ए क्लास of the video overarching. It would not be an internal security class, but it would be वो thematic class. ये तीनों चीजें करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि अगर आप उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू शैल एंड विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्वेश्चंस दैट जो कभी आए. नाउ एक चीज मैंने जो प्रिपेयर करने की कोशिश की थी विच आई प्लान टू डू, वो इस प्रकार से दिखेगा कुछ. ठीक है, ये आप ऑफलाइन अपनी नोटबुक्स पे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी बेसिकली कर सकते हो. व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि GS1 का जैसे हमने उसको सारे के सारे जो सिलेबस के टॉपिक्स पे बटा हुआ है, यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया. ठीक है, दिस इज वन टॉपिक जो कि हमारे मेंस के सिलेबस में आता है. यहाँ पे हम सारे के सारे थीम्स लिख के, जैसे कि इसके 20 पेजेस बन जाएंगे. दिस इज यू कैन डू दैट इन दी ऑफलाइन ऑल्सो, अगर आपको वो प्रेफरेबल है. अगर आप इसको चाहें तो ऑनलाइन में भी कर सकते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद वो सारी की सारी थीम्स लिख के देन वी प्रिपेयर ऑल आवर डिजिटल नोट्स इन दिस थीम्स. देन हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी थीम्स के टॉपिक्स आए हैं वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे. ये फ्रीडम स्ट्रगल के, दिस इज रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आ चुके हैं, एंड देन 10 एटलीस्ट फर्दर फ्यूचर थीम्स जो कि हमारे को ओवर आर्किंग को पूरा प्रिपेयर करा सके, सेलिएट विमेंस एंड सो ऑनवर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी पेपर. This is for the GS1. We need some at least four of these notebooks: GS1, GS2, GS3, and GS4. दिस विल इंश्योर कि आपका बेसिकली पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पे GS1 और GS2 और GS3 एंड GS4, ये 4 जो नोटबुक्स हैं ये आपकी प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए एट दिस मोमेंट इमीडिएटली. द रीजन इज दिस, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दिस. ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये 4 नोटबुक, ये हमारे पास नवंबर से पहले प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. दिस इज व्हाट द टाइम इज. सो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक नोटबुक को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट नहीं तो सिर्फ 50 दिन का समय है. इन 50 डेज हमारे पास बेसिकली एक नोटबुक प्रिपेयर होनी चाहिए, फिर 50 डेज में दूसरी, फिर 50 में तीसरी, फिर 50 में तीसरी. दिस एंड आई गारंटी यू दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एनीबडी एंड कैन डू और शुड डू व्हेन इट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस. सबके सब यही कर रहे हैं, वो इसी चीज को आर्टिकुलेट करते हैं, बट एग्जैक्टली क्योंकि आपको वर्चुअली दिख नहीं रहा होता तो इस समय हमको दिमाग में इमेज नहीं बनती है. सो आई एम एग्जैक्टली शोइंग टू यू कि ये किस प्रकार से किया जाना चाहिए. दिस इज द थीम विच यू एक्चुअली नीड टू फॉलो. ये हमारे पास सारे के सारे पेपर्स की थीम है, नथिंग एल्स, राइट. दिस इज GS पेपर 2. GS पेपर 2 की ये थीम बन गई हमारे पास. ओके, होल्ड ऑन फॉर सेक, एक बार हम ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जाएंगे और उसके बाद यहाँ देखते हैं. रुकिए, ये GS पेपर 2 की थीम बन गई. थीम टॉपिक वाइज GS2 मेंस. ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिटी और गवर्नेंस है. वी गो इन आवर नोटबुक, हम यहाँ पे GS पेपर पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखेंगे एंड देन इन चारों के चारों थीम्स के ऊपर वी विल बेसिकली मेक 4 पेजेस ऑफ दैट. उन सारे के सारे पेजेस को बना के हम इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो बेसिक स्टैटिक पार्ट होता है, एंड उस साल का जो कोई करंट अफेयर्स का हमको कोई भी नोट पैड या कुछ भी हमें बेसिकली आर्टिकल मिलता रहेगा उसको ऐड करेंगे. इन दी एंड इसको रिवाइज करना भी इजी रहेगा. इन दी एंड वी विल ऑल्सो फील कि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिया है. जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके दिमाग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें तो कैसे करें, या करते हैं सर पढ़ के पता नहीं चलता कि कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया. आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग. दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि हमारे पास टेंजिबल मूवमेंट नहीं है कि हमने सिलेबस कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा है. एंड टिल द टाइम जब तक हमारा माइंड हमको टेंजिबली नहीं बता पाएगा कि हमने कितना पढ़ लिया है, विल नेवर बी एबल टू गेस एंड नेवर बी एबल टू जज. दिस इज द एग्जैक्ट वे टू डू दैट. बाकी ये जो PDF चाहिए ये मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ. बाकी कमेंट्स में मुझे बताओ यार, और इसके अलावा क्या क्या करना जरूरी है और आपको क्या क्या किस किस चीज़ की जरूरत है, किस किस की प्रॉब्लम आ रही है. लेट्स सॉर्ट आउट ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच ए स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट फेसेस. नाउ इंडिपेंडेंटली आई एम एब्सोल्युटली फ्री. तो मैं फ्री हूँ तो मैं बेसिकली आपकी सारी की सारी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सकता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ. YouTube comments are basically waiting for it. Write it down.